एक, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक की अध्यक्षता में किया गया, जिसने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का 1972 में गठन किया गया तथा इसरो को अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया। वस्तुतः भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 1963 में तिरुवनंतपुरम स्थित सेंट मेरी मैकडेलन चर्च के कमरे में हुई थी। 21 नवंबर 1963 को देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक एपाच अमेरिका निर्मित को थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र टर्ल्स से प्रक्षेपित किया गया। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। दिनांक 4/10/1957 अंतरिक्ष यान स्पुतनिक फर्स्ट। उपलब्धि पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित सबसे पहला उपग्रह। 3/11/1957 स्पुतनिक सेकेंड अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला पहला उपग्रह। 18/12/1958 स्कोर अंतरिक्ष में स्थापित किया हुआ पहला संचार उपग्रह। 4/10/1959 लूना 3 पहला अंतरिक्ष यान जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र भेजे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ते हैं। 12/4/1961 वास्टॉक फर्स्ट मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा। पूर्व सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने पृथ्वी का एक परिक्रमण 12 अप्रैल 1961 में किया। 4/12/1963 वास्टॉक 6 पूर्व सोवियत संघ की वैलेंटाइना टेरेश्कोवा प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। 6/4/1965 इंटेलसैट व्यावसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह। 16/11/1965 वेनेरा 3 पहला अंतरिक्ष यान जो किसी अन्य ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह पर उतरा। 21/10/1968 लूना 9 चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान। 14/11/1969 सोयूज 4 सबसे पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र। 16/7/1969 अपोलो 11 नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव था। इसके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा की धरती पर उतरा। 19/5/1971 मार्स 2 मंगल ग्रह पर पहली बार अंतरिक्ष यान का उतरना। पेज 429 अंतरिक्ष केंद्र और इकाइयां। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम VSSC। यह केंद्र रॉकेट अनुसंधान तथा प्रक्षेपण यान विकास परियोजनाओं को बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। अभी तक के सभी प्रक्षेपण यानों यथा SLV-3, ASLV, PSLV एवं GSLV को इसी केंद्र में विकसित किया गया है। इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलोर ISAC इस केंद्र में उपग्रह परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और प्रबंध कार्य संपन्न की जाती हैं। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद SAC इस केंद्र के प्रमुख कार्यों में दूरसंचार व टेलीविजन में उपग्रह का प्रयोग, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबंध के लिए दूर संवेदन, मौसम विभाग, भूमापन, पर्यावरण पर्यवेक्षण आदि शामिल हैं। शार केंद्र श्रीहरिकोटा यह इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित है। इस केंद्र में भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर परीक्षण तथा प्रणोदक का प्रसंस्करण भी किया जाता है। द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र LPSC तिरुवनंतपुरम बेंगलोर और महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इस केंद्र की शाखाएं हैं। यह केंद्र इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए द्रव ईंधन से चलने वाली चालक नियंत्रण प्रणालियों और इंजनों के डिजाइन, विकास और आपूर्ति के लिए कार्यरत है। महेंद्रगिरी में द्रव ईंधन से चलने वाले रॉकेट इंजनों की परीक्षण सुविधा उपलब्ध है। इसरो टेलीमेट्रो निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क ISTRAC इस नेटवर्क का मुख्यालय तथा उपग्रह नियंत्रण केंद्र बेंगलोर में स्थित है। श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर और मॉरिशस में इसके भूकेंद्र हैं। इसका प्रमुख कार्य इसरो के प्रक्षेपण यानों एवं उपग्रह मशीनों
मिशनों तथा अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों को टेलीमेट्री, निगरानी और नियंत्रण सुविधाएं प्रदान करना है। मुख्य नियंत्रण सुविधा हसन MCF। इनसैट उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद की सभी गतिविधियों यथा उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना, केंद्र से उपग्रह का नियमित संपर्क स्थापित करना तथा कक्षा में उपग्रह की सभी क्रियाओं पर निगरानी एवं नियंत्रण का दायित्व कर्नाटक के हासन स्थित मुख्य नियंत्रण सुविधा के पास है। इसरो का दूसरा मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र मध्य प्रदेश के भोपाल में 11 अप्रैल 2005 को स्थापित किया गया। इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई तिरुवनंतपुरम IISU। इसरो की इस इकाई का प्रमुख कार्य प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए जड़त्व प्रणाली का विकास करना है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद PRL। अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत यह संस्थान अंतरिक्ष और संबंध विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास करने वाला प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है। राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी हैदराबाद NRSA। अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत यह एजेंसी उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी के संसाधनों की पहचान, वर्गीकरण और निगरानी करने की जिम्मेदारी निभाती है। इसका प्रमुख केंद्र बालानगर में है। इसके अतिरिक्त देहरादून स्थित भारतीय दूरसंवेदी संस्थान भी राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी का ही एक अंग है। प्रमुख भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट। स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटरकॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी के निकट वृत्तीय कक्षा में 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसका वजन 360 किलोग्राम था। इस अभियान के 3 प्रमुख लक्ष्य थे: वायु विज्ञान प्रयोग, सौर भौतिकी प्रयोग तथा एक्स किरण खगोलिकी प्रयोग। इस उपग्रह में संचार व्यवस्था से जुड़े कुछ प्रयोग किए गए। विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक उपग्रह के रूप में विकसित आर्यभट्ट को सक्रिय कार्यविधि मात्र 6 माह निर्धारित की गई थी, परंतु इसने मार्च 1980 तक अंतरिक्ष से आंकड़े भेजने का कार्य किया। भास्कर फर्स्ट। प्रायोगिक पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह भास्कर फर्स्ट को 7 जून 1979 को पूर्व सोवियत संघ के प्रक्षेपण केंद्र बैकानूर से इंटरकॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी से 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर पूर्व निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसका लक्ष्य जल विज्ञान, हिमगलन, समुद्र विज्ञान एवं वानिकी के क्षेत्र में भू पर्यवेक्षण अनुसंधान करना था। पेज 430। इसने 1 अगस्त 1981 को कार्य करना बंद किया। भास्कर सेकंड। भास्कर फर्स्ट के संशोधित प्रतिरूप भास्कर सेकंड को भी रूसी प्रक्षेपण केंद्र बैकानूर से ही 20 नवंबर 1981 की पृथ्वी से 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया तथा इसका घूर्णन कक्षा तल के लंबवत रखा गया। समीर उपकरण के कारण भास्कर सेकंड द्वारा समुद्री सतह का ताप, सामुद्रिक स्थिति, बर्फ गिरने व पिघलने आदि जैसी अनेक घटनाओं का व्यापक विश्लेषण किया गया। रोहिणी श्रृंखला। रोहिणी उपग्रह श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा से भारतीय प्रक्षेपण यान SLV-3 द्वारा 4 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए। इस श्रृंखला के उपग्रहों के प्रक्षेपण का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 का परीक्षण करना था। इस अभियान का प्रथम एवं तृतीय प्रायोगिक परीक्षण असफल रहा था। इस अभियान के द्वितीय प्रायोगिक परीक्षण में रोहिणी RS फर्स्ट को 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा से SLV-3 प्रक्षेपण यान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इस प्रकार रोहिणी RS-1 भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह बना। चतुर्थ प्रायोगिक परीक्षण में रोहिणी RS-D2 को 17 अप्रैल 1983 को श्रीहरिकोटा से SLV-3D2 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इस सफलता ने SLV-3 को एक प्रामाणिक प्रक्षेपण यान सिद्ध कर दिया तथा भारत को छोटे प्रक्षेपण यानों को विकसित करने वाले देशों की श्रेणी में ला दिया। प्रायोगिक संचार उपग्रह एम्पुल। एप्पल भारत का पहला संचार उपग्रह था जिसे भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया। भारत के प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल को 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 4 प्रक्षेपण यान द्वारा भूस्थिर कक्षा में लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया।
इस उपग्रह का उपयोग राष्ट्रीय संचार व्यवस्था को आधुनिक बनाने, घरेलू संचार व्यवस्था, रेडियो नेटवर्क डाटा संप्रेषण, दूर दराज के क्षेत्रों में संचार व्यवस्था स्थापित करने, भूस्थिति कक्षा में उपग्रहों के प्रक्षेपण की तकनीक का ज्ञान प्राप्त करने तथा संचार के लिए प्रयुक्त सी बैंड ट्रांसपोर्टर के प्रयोग आदि में किया गया। एप्पल से प्राप्त तकनीकी अनुभव ने इनसेट श्रृंखला के निर्माण एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विस्तारित रोहिणी उपग्रह श्रृंखला SROSS। इस श्रृंखला का उद्देश्य 100 से 150 किलोग्राम वर्ग के उपग्रहों का निर्माण करना था, जिन्हें संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV द्वारा छोड़ा गया था। इस श्रृंखला के तहत 4 उपग्रह स्ट्रास फर्स्ट, स्ट्रास सेकंड, स्ट्रास थर्ड एवं स्ट्रास फोर्थ प्रक्षेपित किया गया। स्ट्रास फर्स्ट एवं स्ट्रास सेकंड असफल रहा। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसेट प्रणाली। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली अर्थात इनसेट प्रणाली एक बहुउद्देशीय कार्यरत उपग्रह प्रणाली है, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है। इसका उपयोग लंबी दूरी के घरेलू दूरसंचार, ग्रामीण क्षेत्रों में उपग्रह के माध्यम से सामुदायिक दूरदर्शन के सीधे राष्ट्रव्यापी प्रसारण को बेहतर बनाने, भूस्थित ट्रांसमीटरों के माध्यम से पुनः प्रसारण हेतु आकाशवाणी तथा दूरदर्शन कार्यक्रमों को देश भर में प्रसारित करने, मौसम संबंधी जानकारी, वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भू सर्वेक्षण तथा आंकड़ों के संप्रेषण में किया जाता है। इनसेट प्रणाली अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, भारतीय मौसम विभाग, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन का संयुक्त प्रयास है, जबकि इनसेट अंतरिक्ष कार्यक्रमों की व्यवस्था, निगरानी और संचालन का पूर्ण दायित्व अंतरिक्ष विभाग को सौंपा गया है। इनसेट प्रणाली के प्रथम पीढ़ी में 4 उपग्रह इनसेट 1A, 1B, 1C, 1D। द्वितीय पीढ़ी में 5 उपग्रह इनसेट 2A, 2B, 2C, 2D, 2E। तृतीय पीढ़ी में भी 5 उपग्रह 3A, 3B, 3C, 3D, 3E तथा चौथी पीढ़ी में 7 उपग्रहों के प्रक्षेपण की योजना बनाई गई है। चौथी पीढ़ी के उपग्रह 4A, 4C, 4B तथा 4CR का प्रक्षेपण हो चुका है। पेज 431। सफलतापूर्वक प्रक्षेपित भारतीय उपग्रह। उपग्रह आर्यभट्ट, तिथि 19/4/75, प्रक्षेपण यान कॉस्मोस, प्रक्षेपण केंद्र बैकानूर, पूर्व सोवियत संघ, कार्यप्रणाली विज्ञान संबंधी। भास्कर फर्स्ट 7/6/79, कॉस्मोस, बैकानूर, पृथ्वी पर्यवेक्षण। रोहिणी 18/7/80, SLV 3, श्रीहरिकोटा, पृथ्वी पर्यवेक्षण। एप्पल 19/6/81, एरियन 4, कोरू, फ्रेंच गुआना, दूरसंचार। भास्कर सेकंड 20/11/81, कॉस्मोस, बैकानूर, पृथ्वी पर्यवेक्षण। इनसेट फर्स्ट ए 10/4/82, BLTA, अमेरिका, बहुउद्देशीय। इनसेट फर्स्ट बी 30/8/83, अंतरिक्ष शटल, अमेरिका, बहुउद्देशीय। IRS फर्स्ट ए 17/3/88, वुडस्टॉक, बैकानूर, दूरसंवेदी। इनसेट फर्स्ट डी 12/6/90, डेल्टा, फ्लोरिडा, अमेरिका, बहुउद्देशीय। IRS फर्स्ट बी 29/8/91, वुडस्टॉक, बैकानूर, दूरसंवेदी। स्टार्ट थर्ड 20/5/92, ASLV D3, श्रीहरिकोटा, विज्ञान संबंधी। इनसेट 2A 10/7/92, एरियन 4, कोरू, बहुउद्देशीय। इनसेट 2B 23/7/93, एरियन 4, कोरू, बहुउद्देशीय। स्टार्ट फोर्थ 4/5/94, ASLV D4, श्रीहरिकोटा, विज्ञान संबंधी। IRS P2 15/10/94, PSLV D2, श्रीहरिकोटा, दूरसंवेदी। इनसेट 2C 7/12/95, एरियन 4, कोरू, दूरसंचार। IRS फर्स्ट C 28/12/95, मोलनिया, बैकानूर, दूरसंवेदी। IRS P3 21/3/96, PSLV D3, श्रीहरिकोटा, दूरसंवेदी। IRS D फर्स्ट D 29/9/97, PSLV C फर्स्ट, श्रीहरिकोटा, दूरसंवेदी। इनसेट 2E 3/4/99, एरियन 4, कोरू, बहुउद्देशीय। IRS P4 26/5/99, PSLV C2, श्रीहरिकोटा, समुद्र चित्रण। इनसेट 3B 22/3/2000, एरियन 5, कोरू, दूरसंचार। GSAT फर्स्ट
18/4/2001 GSLV D फर्स्ट श्रीहरिकोटा दूरसंचार। TES 22/10/2001 PSLV C3 श्रीहरिकोटा सैनिक उपग्रह। इनसैट 3C 24/1/2002 एरियन 4 कोरू दूरसंचार। मैटसेट कल्पना फास्ट 12/9/2002 PSLV C4 श्रीहरिकोटा मौसम संबंधी। इनसेट 3A 10/4/2003 एरन 5G कोरू बहुउद्देशीय। जेसेट 2 8/5/2003 GSLV D2 श्रीहरिकोटा संचार। इनसेट 3E 28/9/2003 एरियन 5 कोरू दूरसंचार। IRS P6 17/10/2003 PSLV C5 श्रीहरिकोटा दूरसंवेदी। एजुसेट 20/9/2004 GSLV F1 श्रीहरिकोटा शिक्षा कार्य। IRS P5 5/5/2005 PSLV C6 श्रीहरिकोटा दूरसंचार। हैमसेट 5/5/2005 PSLV C6 श्रीहरिकोटा संचार। इनसेट 4A 22/12/2005 एरियन 5G कोरू संचार। कार्टोसेट 2 10/1/2007 PSLV C7 श्रीहरिकोटा दूरसंवेदी। SRE फर्स्ट 10/1/2007 PSLV C7 श्रीहरिकोटा विज्ञान संबंधी। इनसेट 4B 12/4/2007 एरियन 5 कोरू संचार। इनसेट 4CR 2/9/2007 GSLV F4 श्रीहरिकोटा संचार। कार्टोसेट 2A 28/4/2008 PSLV C9 श्रीहरिकोटा दूरसंवेदी। IMS फर्स्ट 28/4/2008 PSLV C9 श्रीहरिकोटा दूरसंवेदी। पेज 432 भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह प्रणाली। भारत में राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली की सहायता के लिए भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह प्रणाली इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS का विकास किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों मृदा, जल, भूजल, सागर, वन आदि का सर्वेक्षण और सतत निगरानी करना है। दूरसंवेदी उपग्रह प्रणाली के अंतर्गत पृथ्वी के गर्भ में छुपे संसाधनों को स्पर्श के बिना प्रकीर्णन विधि द्वारा विश्वसनीय और प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इसके तहत उपग्रह में लगे इलेक्ट्रॉनिक कैमरों से पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का चित्र लेते हैं और उन चित्रों के विश्लेषण से जानकारी प्राप्त करते हैं। दूर संवेदी उपग्रह के उपयोग से सुदूर संवेदन की प्रक्रिया को एक निश्चित अंतराल के बाद दोहराकर किसी स्थान विशेष पर समय अनुसार हो रहे परिवर्तनों को बारीकी से अध्ययन किया जा सकता है। वर्तमान में IRS उपग्रह किसी विशेष स्थान पर लगभग प्रत्येक 3 सप्ताह के बाद गुजरता है। इस प्रणाली के तहत प्रक्षेपित किए गए उपग्रह हैं IRS-1A, IRS-1B, IRS-1E, IRS-P2, IRS-1C, IRS-P4, IRS-5P6, कार्टोसैट 1 एवं 2 आदि। नोट: कार्टोसैट फर्स्ट देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट है। मैटसेट भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 12 सितंबर 2002 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C4 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C4 के माध्यम से देश के पहले मौसम संबंधी विशिष्ट उपग्रह मैटसेट को भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्षा जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में सफलतापूर्वक स्थापित किया। यह पहला मौका था जब किसी भारतीय अंतरिक्ष यान ने 1000 किलोग्राम से अधिक भार के उपग्रह को भूस्थैतिक कक्षा से तात्पर्य है कि जिस गति से पृथ्वी घूमती है उसी कोणीय गति से उपग्रह भी घूमेगा, जिसके कारण उपग्रह सदा पृथ्वी के एक विशेष स्थान के ऊपर स्थिर नजर आएगा, में स्थापित किया। इससे पूर्व सभी उपग्रह केवल ध्रुवीय कक्षा में ही स्थापित किए गए हैं। मैटसेट की कक्षा दीर्घवृत्ताकार है, जिसमें पृथ्वी से निकटतम बिंदु 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि अधिकतम दूरी पर स्थित बिंदु 36,000 किलोमीटर की दूरी पर है। यह पहला अवसर था जब भारत ने मौसम संबंधी जानकारियां प्राप्त करने के लिए स्वदेशी प्रक्षेपण यान से विशेष मौसम उपग्रह प्रक्षेपित किया। इससे पूर्व मौसम संबंधी जानकारियां इनसेट श्रेणी के उपग्रहों से प्राप्त की जाती थी। एजुसेट
20 सितंबर 2004 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से शिक्षा कार्य के लिए समर्पित दुनिया के पहले उपग्रह एजुसेट को सफलतापूर्वक भू-स्थैतिक कक्षा में स्वदेश निर्मित भू समस्थानिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV F-01 की सहायता से स्थापित किया गया। एजुसेट में समावेश की गई नई प्रौद्योगिकी को I-2 नाम दिया गया है। इसकी जीवन अवधि 7 वर्ष निर्धारित है। एजुसेट के माध्यम से शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। नोट: एजुसेट को प्रक्षेपित करने वाले प्रक्षेपण यान का निर्माण विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में किया गया तथा एजुसेट का निर्माण इसरो के बेंगलुरु स्थित केंद्र में किया गया है। GSLV की यह पहली कार्यात्मक उड़ान थी। हेमसेट PSLV C6 द्वारा कार्टोसैट फर्स्ट के साथ ही संचार उपग्रह हेमसेट को एक अतिरिक्त उपग्रह के रूप में 5 मई 2005 को छोड़ा गया। हेमसेट एक छोटे आकार का उपग्रह है जिसका उद्देश्य देश और विश्व के शौकिया रेडियो हैम ऑपरेटरों को उपग्रह आधारित रेडियो सेवा मुफ्त उपलब्ध कराना है। इसकी जीवन अवधि लगभग 2 वर्ष है। अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय 3 अप्रैल 1984 को स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने। वह 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सोयुज T2 अंतरिक्ष यान में कजाकिस्तान में बैंकावूर कॉस्मोड्रोम से अंतरिक्ष में गए। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 11 अप्रैल 1984 को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौट आए। पेज 433। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोवियत अंतरिक्ष केंद्र पर स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा से बातचीत की। उन्होंने पूछा, अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है? शर्मा का उत्तर था, सारे जहां से अच्छा। अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला भारत का 14वां राष्ट्र बना और स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले 139वें अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला थी। इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया के मिशन STS-107 के वातावरण में पुनर्प्रवेश के कुछ देर पश्चात नष्ट हो जाने से हो गई। चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन चंद्रयान फर्स्ट है। यह विश्व का 38वां चंद्र अभियान है। भारत ने अपने पहले चंद्रयान का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष से 22 अक्टूबर 2008 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV C11 के जरिए किया। प्रथम चंद्रमा अभियान सोवियत संघ ने 2 जनवरी 1959 को भेजा था और द्वितीय चंद्रमा अभियान 3 मार्च 1959 को अमेरिका ने भेजा। अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस, जापान व चीन के बाद भारत छठा ऐसा देश है जो चंद्रमा के लिए यान भेजने में सफल हुआ। 11 पेलोड युक्त चंद्रयान फर्स्ट से सिग्नल प्राप्त करने के लिए 32 मीटर व्यास के एक विशाल एंटीना की स्थापना कर्नाटक में बेंगलोर से 40 किलोमीटर दूर बयालालू में की गई है। यह प्रथम अवसर था जब एक साथ 11 उपकरण विभिन्न अध्ययनों के लिए किसी यान के साथ भेजे गए हैं। भारत का पहला चंद्र अभियान चंद्रयान फर्स्ट अपने साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी लेकर गया है जिसे मून इम्पैक्टर प्रोब चंद्रमा की सतह पर स्थापित करेगा। चंद्रयान सेकंड। भारत सरकार द्वारा 18 सितंबर 2008 को चंद्रयान सेकंड अभियान को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई। यह अभियान 2011-12 में संपन्न होगा। इस अभियान हेतु इसरो तथा रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ग्लावकास्मोस के बीच समझौता हुआ। इस अभियान के अंतर्गत चंद्रमा की सतह का अध्ययन होगा जिससे रासायनिक तत्वों की सही स्थिति को ज्ञात किया जा सकेगा। ब्यालालू स्थित एंटीना चंद्रयान सेकंड को कमांड एवं उसकी स्थिति का पता लगाने में सहायता करेगा। नोट: इसरो की योजना वर्ष 2015 तक चंद्रमा पर मानव अभियान भेजने की है। प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3। साधारण क्षमता वाले SLV-3 के विकास से भारत ने प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कदम रखा तथा 18 जुलाई 1980 को SLV-3 का सफल प्रायोगिक परीक्षण करके अपनी योग्यता को सिद्ध करते हुए स्वयं को अंतरिक्ष क्लब का छठा सदस्य बना लिया। इस क्लब के अन्य पूर्व 5 सदस्य थे रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान एवं चीन। SLV-3 एक 4 चरणों वाला साधारण क्षमता का उपग्रह प्रक्षेपण यान था जो 40 किलोग्राम भार वर्ग के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर सकता था। इसका ईंधन प्राणोदक ठोस था। SLV-3 का कुल 4 प्रायोगिक परीक्षण प्रक्षेपण किए गए जिनमें द्वितीय तथा चतुर्थ प्रक्षेपण पूर्णतः सफल रहा।
17 अप्रैल 1983 को SLV-3 की चतुर्थ एवं अंतिम उड़ान द्वारा रोहिणी RS-D2 को सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षा में स्थापित करने के बाद इस उपग्रह प्रक्षेपण यान के कार्यक्रम को बंद कर दिया गया। पेज 434 ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान अर्थात ASLV वास्तव में ASLV-3 का ही संवर्धित रूप है। इसे 100 से 150 किलोग्राम भार वर्ग के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। यह एक 5 चरणों वाला संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान था। ठोस प्रणोदक ईंधन से चलने वाले ASLV के स्ट्रैप ऑन प्रथम एवं द्वितीय चरण के लिए स्वदेशी तकनीक से विकसित हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाइडाइन प्राणोदक तथा तृतीय एवं चतुर्थ चरण के लिए HEF-20 प्राणोदक का प्रयोग किया गया था। ASLV के कुल 4 प्रक्षेपण कराए गए, जिनमें से ASLV-D1 24 मार्च 87 एवं ASLV-D2 13 जुलाई 88 को प्रथम दोनों प्रक्षेपण असफल सिद्ध हुए। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 1200 किलोग्राम भार वर्ग तक के दूर संवेदी उपग्रह को 900 किलोमीटर ऊंचाई तक की ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक समकालिक कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से PSLV का देश में विकास किया गया। एक 4 चरणों वाला ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है, जिसके प्रथम व तृतीय चरण में ठोस प्राणोदकों तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में द्रव प्राणोदकों का उपयोग किया जाता है। ठोस प्राणोदकों के अंतर्गत हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का ईंधन के रूप में तथा अमोनिया परक्लोरेट का ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि द्रव प्राणोदक के रूप में मुख्य रूप से अनमिस्ट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजाइन एवं N2O4 का प्रयोग किया जाता है, जो कमरे के ताप पर द्रवीभूत रहता है। PSLV की कुल 3 उड़ान कराई गई, जिसमें प्रथम उड़ान असफल तथा द्वितीय एवं तृतीय उड़ान पूर्णतः सफल सिद्ध हुई। नोट: PSLV-3 द्वारा प्रक्षेपित भारतीय दूरसंवेदी प्रौद्योगिकी परीक्षण उपग्रह TES भारत का पहला सैनिक उपग्रह है, जो देश के समुद्री इलाकों और विशेषकर चीन एवं पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर किसी घुसपैठ पर प्रभावी नजर रख सकेगा। GSLV जियो स्टेशनरी और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV एक शक्तिशाली 3 चरणों वाला भूतुल्यकालिक या भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान है। GSLV के प्रथम चरण में ठोस प्राणोदक, द्वितीय चरण में द्रव प्राणोदक तथा तृतीय चरण में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया है। ठोस प्राणोदकों के अंतर्गत हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का ईंधन के रूप में तथा अमोनियम परक्लोरेट का ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। द्रव प्राणोदकों के अंतर्गत मुख्य रूप से अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजन एवं N2O4 का प्रयोग किया जाता है, जो कमरे के ताप पर द्रवीभूत रहता है। क्रायोजेनिक तकनीक में प्राणोदक के रूप में अत्यंत निम्न ताप पर द्रव हाइड्रोजन -250 डिग्री सेल्सियस एवं द्रव ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस का प्रयोग होता है। GSLV की पहली विकासात्मक परीक्षण उड़ान 28 मार्च 2001 को असफल रहा था। GSLV-D1 ने भी प्रायोगिक संचार उपग्रह GSAT-1 को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित नहीं कर सका और लगभग 1000 किलोमीटर नीचे रह गया। लेकिन GSLV-D2 ने प्रायोगिक संचार उपग्रह GSAT-2 वजन 1800 किलोग्राम को पृथ्वी की समानांतर कक्षा से 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थापित कर दिया तथा इसका इंडोनेशिया के बियाक और कर्नाटक के हासन स्थित मुख्य नियंत्रण प्रणाली से संपर्क हो गया। GSLV-D2 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 8 मई 2003 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इस सफलता के बाद भारत उन 5 देशों अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ, जापान और चीन के एलीट ग्रुप में शामिल हो गया, जो भूस्थैतिक प्रक्षेपण में अपनी योग्यता सिद्ध कर चुके हैं। पेज 435 क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी। क्रायोजेनिक का शाब्दिक अर्थ निम्न तापिकी है। यह ग्रीक भाषा के बाद क्रायोस से बना है, जो बर्फ के समान शीतलता के लिए प्रयुक्त होता है।
निम्न तापिकी विज्ञान में 0 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान को क्रायोजेनिक ताप कहा जाता है। निम्न ताप अवस्था क्रायोजेनिक अवस्था वाले इंजनों में अति निम्न ताप -250 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में तथा ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस का ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग होता है। इस प्रौद्योगिकी में इन प्राणोदकों को तरल अवस्था में ही प्रयोग किया जाता है। इसमें ईंधन को परम तापीय अवस्था में प्रयोग करने की विशेषता के कारण इसे क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। इस इंजन की प्रमुख विशेषता है क्रायोजेनिक इंजन में प्रयोग होने वाले द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन के दहन से जो ऊर्जा पैदा होती है वह ठोस ईंधन आधारित इंजन से प्राप्त ऊर्जा से कई गुना अधिक होती है। इसमें ईंधन के ज्वलन की दूर को नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि ठोस ईंधन से परिचालित होने वाले इंजन को ज्वलन की दर को नियंत्रित करना कठिन होता है। इस प्रौद्योगिकी से युक्त इंजन में प्राणोदक की प्रति इकाई भार में अधिक बल पैदा होता है, जिससे यान को अधिक बल थ्रस्ट मिलता है। नोट: क्रायोजेनिक इंजन का पहली बार प्रयोग अमेरिका द्वारा एटलांस संटूर नामक रॉकेट में किया गया था। 28 अक्टूबर 2006 को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में पूर्ण निम्न ताप क्रायोजेनिक अवस्था का भारत ने सफल परीक्षण किया। भारत पूर्ण निम्न ताप अवस्था का सफल परीक्षण करने वाला छठा देश है। भारत से पूर्व यह क्षमता अमेरिका, रूस, चीन, जापान एवं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने प्राप्त की है। 2. भारतीय परमाणु अनुसंधान। डॉक्टर होमी जे भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ ही परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की भारतीय यात्रा आरंभ हुई। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु अगस्त 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। परमाणु ऊर्जा के सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किए जाते हैं। परमाणु अनुसंधान एवं विकास के प्रमुख केंद्र: 1. भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC। ट्राम्बे, मुंबई में स्थापित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC परमाणु विज्ञान एवं संबंध क्षेत्र में कार्यरत देश का प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। BARC परमाणु विद्युत कार्यक्रम तथा उद्योग एवं खनिज क्षेत्र की इकाइयां अनुसंधान एवं विकास में सहायता प्रदान करता है। इस केंद्र ने उद्योग, औषधि तथा कृषि के क्षेत्र में रेडियो आइसोटोप के चिकित्सीय उपयोगों सहित परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण कार्यों में उपयोग की प्रौद्योगिकी का विकास किया है। प्रायोगिक रिएक्टरों को जीरो पावर रिएक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल ऊर्जा प्राप्ति की अपेक्षा नाभिकीय अनुसंधान के लिए खास तौर से किया जाता है। साइरस तापीय रिएक्टर का मुख्य उद्देश्य रेडियो आइसोटोप का उत्पादन एवं उनके प्रयोग को प्रोत्साहित करना है। ध्रुव अनुसंधान रिएक्टर में रेडियो आइसोटोप तैयार करने के साथ साथ परमाणु प्रौद्योगिकियों व पदार्थों में शोध पर कार्य किया जाता है। पेज 436। 2. इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR। वर्ष 1971 में कलपक्कम, तमिलनाडु में इस केंद्र की स्थापना की गई। इस केंद्र का प्रमुख कार्य फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान एवं विकास करना है। इस केंद्र में स्थित फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर विश्व में अपनी तरह का पहला रिएक्टर है जो प्लूटोनियम यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन को काम में लाता है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की कुछ विशेषताएं निम्न हैं। इसमें श्रृंखलागत अभिक्रिया को तीव्र न्यूट्रॉनों के माध्यम से निरंतर जारी रखा जाता है। ताप रिएक्टर की अपेक्षा इसमें विखंडित न्यूट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग ताप रिएक्टर की अपेक्षा 60 से 70 गुना ज्यादा होती है। इसमें रेडियोधर्मिता का उत्सर्जन अल्प मात्रा में होता है। इसमें शीतलक के रूप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है, जबकि ताप रिएक्टर में जल का। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की रूपरेखा फ्रांस की रैपसोडी रिएक्टर पर आधारित है। 3. उच्च प्रायोगिक केंद्र CAT। 1984 में इंदौर में स्थापित उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र का मुख्य कार्य लेजर एवं त्वरकों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विकास करना है। नोट: लेजर अक्षर समूह का निर्माण लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एनिमेशन ऑफ रेडिएशन के संक्षिप्तीकरण से हुआ है, जिसका अर्थ होता है विकिरण उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। लेजर एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के द्वारा एक वर्णी प्रकाश प्राप्त किया जाता है। लेजर की खोज अमेरिका के हेजेस प्रयोगशाला में थियोडोर मैनन के द्वारा 1960 में की गई थी। 1964 में बार्क ने गैलियम आर्सेनिक अर्धचालक लेजर का निर्माण किया।
4. परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र VECC। यह केंद्र परमाणु भौतिकी, परमाणु रसायन शास्त्र, विभिन्न उद्योगों के लिए रेडियो समस्थानिकों के उत्पादन एवं रिएक्टरों को विभिन्न स्तरों से होने वाली क्षति के उच्च अध्ययन का राष्ट्रीय केंद्र है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। भारत के परमाणु विद्युत गृह। परमाणु विद्युत उत्पादन के प्रबंधन के लिए 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। तारापुर परमाणु विद्युत गृह संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से स्थापित भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है। यहाँ अमेरिका से आयातित व संवर्धित यूरेनियम का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। इस विद्युत गृह के लिए आवश्यक ईंधन की आपूर्ति अंतिम समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की जाएगी। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह प्रारंभ में कनाडा के सहयोग से शुरू किया गया था। बाद में यह परियोजना स्वदेशी तकनीक से पूरी की गई। वर्तमान में यह भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क है। पेज 437। भारत के परमाणु विद्युत गृह। कार्यरत 1 तारापुर परमाणु विद्युत गृह 1 व 2, स्थिति महाराष्ट्र, निर्माण वर्ष 1972, क्षमता मेगावाट में 320। 2 राजस्थान परमाणु विद्युत गृह 1, 2 व 3, विद्युत गृह 3, रावत भाटा राजस्थान 1972, 440, 1999, 220। 3 मद्रास परमाणु विद्युत गृह 1 व 2, कलपक्कम तमिलनाडु 1983, 470। 4 नरोरा परमाणु विद्युत गृह 1 व 2, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश 1991, 470। 5 काकरापार परमाणु विद्युत गृह 1 व 2, सूरत गुजरात 1993, 220। 6 कैगा परमाणु विद्युत गृह 1 व 2, कर्नाटक 1999, 440। निर्माणाधीन 1 काकरापार परमाणु विद्युत गृह 3, सूरत गुजरात, क्षमता 440। 2 राजस्थान परमाणु विद्युत गृह 4, रावत भाटा राजस्थान 440। 3 कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह 1 व 2, कन्याकुमारी तमिलनाडु 2000। निर्माण हेतु संस्तुति 1 तारापुर परमाणु विद्युत गृह 3 व 4, महाराष्ट्र 1000। 2 राजस्थान परमाणु विद्युत गृह 5, 6, 7 व 8, रावत भाटा राजस्थान 2000। नोट: विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था, दूसरा यूएसए में। परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में पोखरण, जैसलमेर, राजस्थान में भारत ने स्वदेशी पहला परीक्षणीय परमाणु विस्फोट किया। यह बम 12 किलोटन क्षमता का था। पहले परीक्षण के 24 वर्षों के बाद पोखरण में दूसरी बार 11 मई व 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किया गया, जिसे शक्ति 98 नाम दिया गया। सब किलोटन अर्थात 1 किलोटन से कम विस्फोटकों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यदि भारत ने समग्र परमाणु परीक्षण निषेध संधि CTBT पर हस्ताक्षर कर भी दिए तो इस विस्फोटक तकनीक के माध्यम से बाद प्रयोगशाला में भी परीक्षणों को जारी रखा जा सकता है। शक्ति 98 योजना की सफलता का श्रेय 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से जाता है: R चिदम्बरम, APJ अब्दुल कलाम, अनिल काकोदकर। 1974 के परमाणु परीक्षण में मात्र प्लूटोनिक ईंधन का उपयोग हुआ था, जबकि वर्ष 1998 में परिशोषित यूरेनियम से लेकर ट्रिटियम, ड्यूटेरियम तक का उपयोग किया गया। ट्रिटियम ईंधन परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में प्रयोग में लाए जाने वाले भारी जल से प्राप्त किया जाता है। 3 भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना 1958 में की गई। इस समय इसे कुछ अन्य प्रौद्योगिकीय संस्थानों के साथ मिलाकर स्थापित किया गया था। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया। पेज 438। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के प्रमुख एवं महानिदेशक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं। इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। रक्षा उत्पादन विभाग एवं रक्षा आपूर्ति विभाग का 1984 में विलय करके रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग की स्थापना की गई। भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जुलाई 1983 में समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP की नींव रखी। इस कार्यक्रम के संचालन का भार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को सौंपा गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित प्रक्षेपास्त्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। 1 पृथ्वी।
यह जमीन से जमीन पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का प्रथम परीक्षण फरवरी 1998 को चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया। पृथ्वी की न्यूनतम मारक क्षमता 40 किलोमीटर तथा अधिकतम मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। 2. त्रिशूल। यह कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक है। यह मैक 2 की गति से निशाने को भेद सकता है। 3. आकाश। यह जमीन से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी का बहुलक्ष्यीय प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता लगभग 25 किलोमीटर है। आकाश पहली ऐसी भारतीय प्रक्षेपास्त्र है जिसके प्राणोदक में रामजेट सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। इसकी तकनीकी को दृष्टिगत करते हुए इसकी तुलना अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल से की जा सकती है। यह परंपरागत एवं परमाणु आयुध को ढोने की क्षमता रखता है तथा इसे मोबाइल लॉन्चर से भी छोड़ा जा सकता है। 4. अग्नि। अग्नि श्रेणी में 3 प्रक्षेपास्त्र हैं, अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकंड एवं अग्नि थर्ड। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि थर्ड को मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर तक है। अग्नि थर्ड को पाकिस्तान की हफ्त 3 तथा इजराइल की जेरिको 2 की श्रेणी में रखा जा सकता है। अग्नि थर्ड परंपरागत तथा परमाणु दोनों प्रकार के विस्फोटकों को ढोने की क्षमता रखती है। 5. नाग। यह टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। इसका प्रथम सफल परीक्षण नवंबर 1990 में किया गया। इसे दागों और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है क्योंकि इसे एक बार दागे जाने के पश्चात पुनः निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पेज 439। कुछ अन्य भारतीय प्रक्षेपास्त्र। 1. धनुष। यह जमीन से जमीन पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों में से एक है। यह पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का ही नौसैनिक रूपांतरण है। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर तथा इस पर लगभग 500 किलोग्राम आयुध प्रक्षेपास्त्रित किया जा सकता है। 2. सागरिका। यह सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। समुद्र के भीतर से इसका पहला परीक्षण फरवरी 2008 में किया गया। यह परंपरागत एवं परमाणु दोनों ही तरह के आयुध ले जाने में सक्षम है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा तैयार किया गया है। भारत ऐसा 5वां देश है जिसके पास पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता है। 4 अन्य देश हैं यूएसए, फ्रांस, रूस एवं चीन। 3. अस्त्र। यह मध्यम दूरी का हवा से हवा में मार करने वाला और स्वदेशी तकनीक से विकसित प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 10 से 25 किलोमीटर है। यह भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। 4. ब्रह्मोस। यह भारत एवं रूस की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। यह सतह से सतह पर मार करने वाला मध्यम दूरी का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका प्रथम सफल परीक्षण जून 2001 में किया गया था। इसका तीसरा सफल परीक्षण मार्च 2009 में किया गया। यह भी दागो और भूल जाओ फायर एंड फॉरगेट की पद्धति पर ही विकसित किया गया है। इस क्रूज मिसाइल को जून 2007 में भारतीय थल सेना में सम्मिलित किया गया। लगभग 290 किलोमीटर तक 200 किलोग्राम वजनी परमाणु बम ले जाने में सक्षम ब्रह्मोस ध्वनि की लगभग 3 गुना तेज गति से चलती है। 5. प्रद्युम्न। यह प्रक्षेपास्त्र दुश्मन के प्रक्षेपास्त्र को हवा में बहुत ही कम दूरी पर मार गिराने में सहायक है। यह एक इंटरसेप्टर प्रक्षेपास्त्र है। भारत ने स्वदेश निर्मित एडवांस एयर डिफेंस AAD-02 मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से 6 दिसंबर 2007 को किया। युद्धक टैंक अर्जुन। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया। इस युद्धक टैंक की गति अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। यह रात के अंधेरे में भी काम कर सकता है। इस टैंक में लगा एक विशेष प्रकार का फिल्टर जवानों को जहरीली गैसों एवं विकिरण प्रभावों से रक्षा करता है। इस फिल्टर का निर्माण बार्क ने किया है। अर्जुन टैंक को विधिवत रूप से भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। T-90S भीष्म टैंक। इसका निर्माण चेन्नई के समीप आवड़ी टैंक कारखाने में किया गया है। यह 4 किलोमीटर के दायरे में प्रक्षेपास्त्र दाग सकता है। यह दुश्मन की प्रक्षेपास्त्र से स्वयं को बचाने की क्षमता रखता है तथा जमीन में बिछाई गई बारूदी सुरंगों से भी अपनी रक्षा करने का क्षमता रखता है। पेज 440। हल्के लड़ाकू विमान तेजस।
यह स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। इसके विकास में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसमें भी GE-404 अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक का इंजन लगा है, जिसे भविष्य में स्वदेश निर्मित कावेरी इंजन लगाकर हटाया जाएगा। विश्व के सबसे कम वजन वाले बहुआयामी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान 600 किलोमीटर प्रति घंटे से उड़ान भरती है और हवा से हवा में, हवा से धरती पर तथा हवा से समुद्र में मार करने में सक्षम है। पायलट रहित परीक्षण विमान निशांत। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। इसे जमीन से 160 किलोमीटर के दायरे में नियंत्रित किया जा सकता है। इस विमान का मुख्य उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में पर्यवेक्षण और टोह लेने की भूमिकाओं का निर्वाह करना है। पायलट रहित विमान लक्ष्य। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है। इसका उपयोग जमीन से वायु तथा वायु से वायु में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों से तथा तोपों से निशाना लगाने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु एक लक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह जेट इंजन से चलता है तथा 10 बार प्रयोग में लाया जा सकता है। 100 किलोमीटर के दायरे में इसे रिमोट से नियंत्रित किया जा सकता है। इसका प्रयोग 3 सेनाओं द्वारा किया जा रहा है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव। इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। अधिकतम 245 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरने वाला यह हेलीकॉप्टर 4 घंटे तक आकाश में रहकर 800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यह 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है, जिसमें 2 चालकों सहित 14 व्यक्तियों को ले जाया जा सकता है। IL-78। यह आसमान में उड़ान के दौरान ही लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने वाला प्रथम विमान है, जिसे भारत ने मार्च 2003 में उज्बेकिस्तान से प्राप्त किया है। इस विमान में 35 टन वैमानिकी ईंधन के भंडारण की सुविधा है। आगरा के वायु सैनिक अड्डे पर इन विमानों को रखने की विशेष व्यवस्था है। काली 5000। काली 5000 का विकास बाग द्वारा किया जा रहा है। यह एक शक्तिशाली बीम अस्त्र है, जिसमें कई गीगावाट शक्ति की माइक्रोवेव तरंगें उत्सर्जित होंगी, जो शत्रु के विमानों एवं प्रक्षेपास्त्रों पर लक्षित करने पर उनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों और कंप्यूटर चिप्स को समाप्त करके उन्हें ध्वस्त करने में सक्षम होंगी। पिनाका। यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। स्वदेशी तकनीक से DRDO द्वारा विकसित इस रॉकेट प्रक्षेपक को ARDE पुणे में निर्मित किया गया है तथा इसका नाम भगवान शंकर के धनुष पिनाक के नाम पर पिनाका रखा गया। इसके द्वारा मात्र 40 सेकंड में ही 100 किलोग्राम वजन के एक के बाद एक 12 रॉकेट प्रक्षेपित किए जा सकते हैं, जो कम से कम 7 और अधिक से अधिक 39 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सकते हैं। पेज 441।